चलो, पॉलिटिकल साइंस का राज्यपाल का टॉपिक शायद कल कंप्लीट हो गया था, है ना। अब तुम्हारे बैच में राज्य की अगर बात करें तो राज्य में 3-4 चीज़ें होती हैं किसी भी स्टेट में। आपके यहाँ 28 स्टेट्स हैं। विधानसभा हमने देखी, विधान परिषद, और तीसरी चीज़ क्या देखी? राज्यपाल। इनको हमने पूरे डिटेल से पढ़ा। विधानसभा आपके पूरे देश में 28 प्लस दिल्ली और पुदुचेरी। विधान परिषद 6 हैं, 2-2 के जोड़े में हमने याद की थी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और इनके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं 60 से 500 के बीच में। इनके 40 से 1/3 किसका? उस राज्य के MLAs का। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी अगर विधानसभा में कहें तो वो 403 लोगों की है यूपी में। और अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में ही हैं 100 लोग। अगर यहाँ कम की बात करें तो 32 का आंकड़ा था हमारा सिक्किम का, 30 का पौंडीचेरी का, और भी कम है। लेकिन वो क्योंकि यूटी है तो राज्यों में उसको हम कंसीडर नहीं करते। पर अगर पूछे भारत में तो हम कहेंगे उसका। यहाँ अगर देखें सबसे कम तो किसका था? ये तेलंगाना। 40 थी ना, 40, 58, 75, 75, 78, 100, यही तो आंकड़ा था। ये हमें पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया था। राज्यपाल को हमने देखा, इन तीनों की अगर कहें व्यवस्था तो सिर्फ कितनी जगह पे है? ज़्यादातर में एक सदन है और एक राज्यपाल। क्या एक राज्यपाल 2 राज्यों को या 3 राज्यों को संभाल सकता है? बिल्कुल, एडिशनल चार्ज। अभी प्रेजेंट में किसका एग्जांपल दें? तेलंगाना की महिला है ना, वो टी सौंदराराजन। कहाँ का और संभाल रही है काम? अपने इसका पौंडीचेरी का, जहाँ पहले कौन थी? LG किरण बेदी। अभी फरवरी तक थी, फिर उनको बुला लिया था। तो ये तीनों चीज़ें हमने कर ली। इनको अगर एक शब्द में कहें तो ये विधान मंडल का पार्ट हैं। विधानसभा और विधान परिषद विधान मंडल का पार्ट हैं। जैसी सारी ताकत देश में इसकी लोकसभा की थी, ऐसी सारी ताकत यहाँ विधानसभा की। जैसी राज्यसभा की थी यहाँ विधान परिषद की, और जैसा राष्ट्रपति था ऐसा राज्यपाल। ये सबको क्लियर हो गया? आज इससे आगे बढ़ेंगे। अब जिसके टॉपिक पीछे छूटते गए ना उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये टीचर के साथ साथ आगे आगे तैयार कर लेने चाहिए। अब अपनी जिम्मेदारी है तुम्हारी हर एक को विधानसभा, विधान परिषद जो इंपॉर्टेंट टिक करा रखे वो सारी चीज़ें याद हों। आज इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी की बराबरी का, जैसे 3 चीज़ें आप लोग जानते हैं किसी भी देश को, राज्य को चलाने में। एक को हम कहते हैं विधान पालिका है, लेजिस्लेचर, जो विधान बनाए, कानून बनाए, चाहे देश है चाहे राज्य। दूसरी का नाम था कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जिसमें आते हैं सारे। और तीसरी हुआ करती थी हमारी न्यायपालिका। अगर विधान पालिका की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं ये, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 पार्ट हैं। ये तो लगभग एक ही हैं। विधानसभा का ही एक छोटा सा पार्ट है कार्यपालिका। इसका मतलब है पूरे देश की आप एक तरह से संसद कह लें, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों इंक्लूड हैं। वही कानून बनाते हैं। संसद तो कानून पास करती है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं। अगर आप कहें काम कौन करता है तो एक शब्द में है सरकार। सरकार काम करती है। और अगर सरकार चालाकी करे, संसद भी गड़बड़ी करे, तो हम सबकी केयर के लिए बैठी है न्यायपालिका, जिसमें 2 तरह के कोर्ट्स मेन हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट जो है आपके देश में, ये राज्य के स्तर पे काम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके देश के स्तर पर। तो क्योंकि हम राज्य पढ़ रहे हैं, हमने राज्य का विधानमंडल पढ़ लिया, राज्य की कार्यपालिका पढ़ ली, जो अपने ये मुख्यमंत्री वगैरह के बारे में जाना, और आज हम पढ़ेंगे राज्य की न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या पढ़ेंगे? राज्य में कौन सा सबसे बड़ा कोर्ट है? राज्य में हाई कोर्ट। आपके देश में सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ और कब बना था? हाई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आपका नहीं है, पहली बात। ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज आपके देश में आए, उससे पहले आपके यहाँ राजा महाराजा अपनी मर्जी से न्याय प्रक्रिया को चलाया करते थे। थोड़ी सी साउंड बढ़ाओ। किसी को अगर मान लीजिए राजा का मूड अच्छा है तो बहुत अच्छा व्यवहार करता, राजा का मूड खराब है तो खराब व्यवहार। यानी कोई लिखत पढ़त में न्यायपालिका नहीं थी। ये सब किसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता था? राजा की मर्जी से न्याय माना जाता था, उसके अकॉर्डिंग न्याय किया जाता था। आपके देश में अंग्रेज आए, और अंग्रेज नहीं, साउंड ठीक नहीं है ये। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा न्याय तरीके से होना चाहिए, मर्जी से नहीं। बहुत ज़्यादा इको लग रही है। तो उन्होंने कहा भाई 2 तरह के केसेस होते हैं, एक होते हैं दीवानी और एक होते हैं फौजदारी। क्रिमिनल केसेस को आप कहते हैं फौजदारी, और बाकी वसीहत है, तलाक है, कोई कब्जा कर लिया किसी ने, कोई इस तरह की छोटी मोटी बातें जो होती हैं घर परिवार में, ये सब दीवानी में आती हैं। अभी भी साउंड अच्छी नहीं है, उसको बुला लिया। फौजदारी में आते हैं क्राइम से जुड़े, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई इस तरह का बड़ा क्राइम जिसमें क्राइम शब्द आ गया ना, वो फौजदारी है। कब्जा जमाना या छुटपुट से किसी भाई तलाक का मामला है, बच्चा गोद लेने का मामला है, ये सब किस में जाते हैं? दीवानी। दीवानी में क्राइम बहुत बड़ा नहीं होता। इनके जजेस भी अलग अलग होते हैं, उनकी पढ़ाई भी अलग अलग होती है। इन वाले जजेस को पढ़ाई अलग करके आना पड़ता है, इनको अलग। तो वैसे ही लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ लिख के कोई दीवानी में लग जाता है, कोई फौजदारी में। अंग्रेजों से हमें ये बात पता चली, नहीं तो हम सारा काम सोचते थे मर्जी का होना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ आपने एक क्रांति की थी 1857, सब जानते हैं। इस क्रांति ने आपके देश को बदला। इस क्रांति के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा काम धाम महारानी ब्रिटेन के हाथ में आ गया। पहले आपके देश में ना कोई रानी राजा काम नहीं कर रहे थे, पहले आपके देश में कंपनी काम करती थी। क्या नाम था कंपनी का? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साउंड ठीक नहीं हुई अभी भी, तुम कुछ कर रहे हो साउंड के लिए? किसका काम है यहाँ साउंड देखने का? तुम्हारा है, तुमने ये सीख रखा है काम। ऐसे टेस्टिंग नहीं करनी। अब जैसे इनके कान में अगर गूंज जा रही है, मुझे फील हो रहा है आवाज़ में अजीब सा इको टाइप फील है, डबल साउंड आती है। ये या तो इसको ना राजीव को, राजीव है तो राजीव को पता होना चाहिए। हाँ, राजीव को बुला के लाओ। अब देखा बिल्कुल साउंड नहीं है, मुझे कितना तेज़ बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज़ कर इसको। चलो, तो महारानी ब्रिटेन ने काम ले लिया। पहले काम किसके हाथ में था?
ये एक प्राइवेट कंपनी थी, इसको तुमसे कोई लगाव नहीं था, इसको सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा दिखता था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कंपनी घटिया थी, कंपनी सारी ऐसी होती हैं। आप कहीं प्राइवेट काम करें, मान लीजिए आपको दुकान चलाते हैं, तो आप क्या चाहेंगे, दुकान पे फायदा हो या दुनिया का फायदा हो या आपका फायदा हो? सब कोई सोचता है मेरा फायदा हो। रेहड़ी वाला भी ये सोचता है कि मेरा ही फायदा हो, दुकान वाला भी। जितना प्राइवेट काम है ना, उसका लॉजिक ही मुनाफा कमाने से है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गलत थी, वो बिल्कुल ठीक थी। ये हम लोगों की बेवकूफ़ी थी, हम इंडियंस की, कि हमें ये बात उस टाइम समझ नहीं आई कि इस कंपनी को हम कैसे यहाँ पैर ना टिकाने दें। ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने और खरीदने आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसने अपने ऐसे पैर जमा लिए कि आज तक इसका प्रभाव आपके ऊपर है। आप देखो, इंडियन कल्चर में आज तक अंग्रेजी छाप है और सदा चलेगी। और ज़्यादा दूर ना जाए, मैं हर बैच में एग्जाम्पल देती हूँ कि आप ये देखो, बालों का रंग हम इंडियंस का प्राकृतिक जो था काला या सफेद होता था, हम लोगों ने कैसे कैसे बालों की देखा, स्टाइल मार मार के अंग्रेजों जैसे बन गए आजकल लोग। ये प्रभाव है, ये मेंटल प्रभाव है, आप निकल नहीं पाए। कहने को आप आज़ाद हो गए, कल पूरे देश में तिरंगे लेके घूम रहे होंगे, घर घर में तिरंगा, और ऐसे दिखाएंगे जैसे इनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। रियलिटी ये है, आज भी आपके ऊपर ब्रिटिशर्स का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, आपके पहनावे में, आपके खान पान में। यानी ये आज़ादी दिखावटी है। असली आज़ादी वो होती है जो आदमी अपने कल्चर से जुड़ा रहे, अपने कल्चर को और मजबूती दे। हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हमारा ना खान पान वैसा रहा, ना पहनावा वैसा रहा। यानी इनका प्रभाव देखने में तो चलेगा ये 47 में, लेकिन आज तक इनका प्रभाव ऐसे का ऐसा है। महारानी ब्रिटेन के आने के बाद इन्होंने कहा हम सिस्टम से काम चलाएंगे, सिर्फ मुनाफा नहीं, मुनाफा भी कमाएंगे, पर एक सिस्टम से काम चलाएंगे। और इस सिस्टम में ही तुम्हारे देश में न्यायपालिका का आविर्भाव हुआ, न्यायपालिका का उद्भव हुआ, न्यायपालिका की शुरुआत हुई। इससे पहले कोई न्यायपालिका नहीं थी। अंग्रेजों ने इस क्रांति के बाद 1862, यानी क्रांति को हुए अभी 5 ही साल हुए हैं, और आपके देश में कोर्ट बन गया, हाई कोर्ट बन गया। हाई कोर्ट में सबसे पहले आप लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट को देखा, क्योंकि ये पहली राजधानी थी आपकी। इसके साथ साथ 1-2 महीने के अंदर अंदर बंबई में हाई कोर्ट बना और मद्रास में हाई कोर्ट बना। अभी भी ना मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, थोड़ा साउंड इस तरह की कर दो, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ना यूज़ उसमें। तो ये 3 हाई कोर्ट हैं, कौन कौन से? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इन तीनों में सबसे पहले ये बना, ये 2 जुलाई 1862 को अस्तित्व में आ गया। अब इको फील हो रही है, इसके सिस्टम को ऐसा बना दीजिए कि गड़बड़ ना करें। तो 2 जुलाई 1862 को सबसे पहले कौन सा हाईकोर्ट आया सामने? कलकत्ता। फिर अगस्त और सितंबर में ये भी बन गए। तो इनका सन पूछा जाएगा और उसका महीना भी पूछ सकते हैं, वो ओल्डेस्ट है। समय बीतता गया, आपके हाई कोर्ट्स की संख्या बढ़ती गई। एक तो पहले ही साउंड में गड़बड़, एक तो गधा बीच में बोल रहा है ये। 1862 के बाद 1866 लगातार कोर्ट्स बनेंगे। 1884, 1916, जो बड़े बड़े कोर्ट से इनका जिक्र कर रही हूँ। एक 1916 के बाद अगर बहुत बड़े कोर्ट को देखें तो 48 वाले इंपॉर्टेंट हैं। 1949, 1956, 1966, 1971, 2013 और लास्ट 2019। अभी भी बहुत ज़्यादा गूंज है। आप कर रहे हैं कुछ? आज है, कल तो ठीक थी साउंड सारी। इसको छेड़ते क्यों है मगर ठीक चलता है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। बिल्कुल ठीक था सिस्टम, आज गड़बड़ है। चलो, तो देखो ये सन में एक एक करके इनके बारे में बताती चलती हूँ, फिर एक किताब से आपको आसान दिखेगा। आज की डेट की अगर बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट आपको पता चल गया, सबसे न्यू हाई कोर्ट 2019 में बना 1 जनवरी को, और ये बना है आपके अमरावती में। अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा था? कलकत्ता। पहला और आखिरी, ये याद करने की ज़रूरत होती है, बीच के भी कुछ याद करने पड़ते हैं। कोशिश की जाती है कि हाई कोर्ट हमेशा राज्य की राजधानी में ही बने, पर आपके पास 8-9 एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है। आपका एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट है यूपी का हाई कोर्ट। आबादी सबसे ज़्यादा लेकर बैठा है यूपी, तो इनके हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की संख्या भी 160 के अराउंड है इनकी। अब यूपी हाई कोर्ट में जिसकी जो मेन हाई कोर्ट है, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद। जबकि इनकी राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ में खंडपीठ है, ज़रूरत पड़ने पर यहाँ सारी बैठकें हो जाती हैं, लेकिन अगर कहें स्थित कहाँ है तो हम कहेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ही इसका नाम है। अभी भी बहुत ज़्यादा गूंज है क्लास में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत पहले ये भी बन गया था 1866 में। 1866 में कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बता दूंगी। 1916 में एक हाई कोर्ट बना था, पटना हाई कोर्ट। किसका होगा ये? बिहार का। ऐसे ही 1948 में आज़ादी के बाद आपका जो नॉर्थ ईस्ट का विंग है ना, ऐसे 7 बहनों वाला, इनका हाई कोर्ट बना था, और इनका एक हाई कोर्ट बना दिया था गुवाहाटी में। गुवाहाटी आप सबको पता होगा, असम का एक शहर है, राजधानी नहीं है, राजधानी है दिसपुर। असम के शहर में इन 7 की बैठकें होती थी। कौन कौन है ये? असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन सब की बैठक सिर्फ एक जगह थी, कहाँ पर? 7 बहनों का एक हाई कोर्ट। कब बनाया था ये? 1948 में। इन 7 में से 3 ने 2013 में अपना हाई कोर्ट अपनी अपनी राजधानी में बनवा लिया। ये 3 स्टेट्स हैं, मेघ, त्रि, मणि। यानी अब नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हो गए? 4। एक मेघालय की राजधानी में, यानी कहाँ पर? शिलोंग में। एक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, और एक मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। इन चारों की राजधानी में है, जबकि इन तीनों की, जबकि जो इनमें से 4 बच गए, कौन कौन बच गया? अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम, असम। 4 बच गए ना। इन चारों का आज भी हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी। अब ये सिर्फ 4 का रह गया। इन 3 लोगों ने, इन 3 स्टेट्स ने अपने कैपिटल्स में बनवा लिए। यानी कि तुमसे पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल हाई कोर्ट, तो हम कहेंगे 4। सबसे पहले एक था गुवाहाटी, फिर 2013 में इन सब ने अपने अपने हाई कोर्ट्स बनवा लिए। 48 में था ये। 48 में एक हाई कोर्ट और बना था ओडिशा का। कौन से स्टेट का? आप सबको पता होगा ओडिशा का सीएम कौन है आज?
कौन है? नवीन पटनायक। और आज की खास बात यह है कि वो सन 2000 से और 2021 तक लगातार अपने राज्य के किस पोस्ट पर बैठे हैं? सीएम। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सीएम कितने साल काट जाए? 21 साल। और 2024 तक इनके इलेक्शन अब दोबारा नहीं होंगे। इसका मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर ये उससे भी अगली बार आ गए ना तो ये इंडिया के सबसे लंबे टेन्योर वाले पहले सीएम हो जाएंगे। पर इनकी एज भी हो गई है। और आपको अगर पता हो तो जो ये अपनी हॉकी टीम गई थी ना, इसका स्पॉन्सर भी उड़ीसा ही था। उड़ीसा के नवीन पटनायक ने इसको स्पॉन्सर किया था इस टीम को। कोई इशू है ना साउंड में? चल देख ले इसको। चलो वापस आते हैं, हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम। तो हाई कोर्ट्स मैंने कुछ मेन से बता दिए, इसी के साथ सुन लो। 1966 में जब पंजाब से अलग हुआ, कौन सा? हरियाणा। और एक इलाका और इस टाइम पे जो पहले कभी हरियाणा का हिस्सा बना, कभी यूपी का अलग कर दिया गया था, वैसे तो पहले से ही था ये। 1956 में दिल्ली का अस्तित्व था। इन सब के और एक चंडीगढ़, इन लोगों ने अपने अपने हाई कोर्ट्स के ऊपर काम किया। इन तीनों का एक हाई कोर्ट बन गया 1966 में, जिसको आज आप कहते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हम लोकली कहते हैं भैया चंडीगढ़ हाई कोर्ट, लेकिन नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दिल्ली ने भी अपना हाई कोर्ट बनवाया था 1966 में। और दिल्ली आपके देश का अकेला यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना पर्सनल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो सबके ही हैं। अगर आपके 8 यूनियन टेरिटरी हैं, सब हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, लेकिन इन 8 में साझा है किसी ना किसी का। जैसे इन 8 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, इन दोनों का एक हाई कोर्ट है, तो अकेले का कोई से का नहीं है। इसके बाद नीचे उतरे चंडीगढ़, ये भी साझे के हाई कोर्ट में है, पंजाब हरियाणा वाले में। इसके बाद और थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ आए तो दादर नागर हवेली, दादर नागर, और कौन सा इसके साथ? दमन एंड दीव, ये भी तो इसी का हिस्सा है। अब ये इन सबका हाई कोर्ट भी साझे का है। किसके साथ है ये महाराष्ट्र के मुंबई या बंबई हाई कोर्ट है, उसका असली नाम बंबई हाई कोर्ट में जाते हैं ये सब। ये ध्यान से समझने का पॉइंट है। चंडीगढ़ वाले किस हाई कोर्ट में जाते हैं? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये नाम है इनके। और जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला कश्मीर के हाई कोर्ट में जाता है, 2 का साझे का। चंडीगढ़ का 3 का साझे का। दादर नागर हवेली का 4 का साझे का। पूरा महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, इन सबका एक हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट? इसके बाद अगर और नीचे जाएं तो वहाँ पुदुचेरी है। पुदुचेरी भी साझे के हाई कोर्ट में है। तमिलनाडु और पुदुचेरी का मिक्सचर है। मद्रास, जिसको आप पहले कहते थे, आज चेन्नई कहते हैं, हाई कोर्ट ने अपना आज भी नाम क्या रखा हुआ है? मद्रास हाई कोर्ट, यानी इसका भी साझे में। अगर हम आगे बढ़े, पानी के हिस्सों की तरफ चलें तो अंडमान एंड निकोबार, इनका साझे का हाई कोर्ट है कलकत्ता। तुम अपने आप देखो कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ हाई कोर्ट है। यहाँ है अंडमान निकोबार। इनकी अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, हाई कोर्ट में जाना हो तो यहाँ जाना पड़ेगा। कितनी ज्यादा दूर। तो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पर है? कलकत्ता में। ऐसे ही यहाँ लक्षद्वीप है, इसकी अगर लड़ाई झगड़े हो तो केरल आना पड़ेगा। लक्षद्वीप इसको केरल आना पड़ेगा। और केरल का हाईकोर्ट पड़ता है एर्नाकुलम में, इनकी राजधानी में नहीं है, एर्नाकुलम में। तो तुमने सारे देख लिए यूटी। अकेला दिल्ली का नाम मैंने नहीं लिखा, दिल्ली का साझे का हाईकोर्ट नहीं है। कौन सा हाईकोर्ट है दिल्ली के पास? दिल्ली हाईकोर्ट, अपना पर्सनल हाईकोर्ट, इकलौता ऐसा यूटी जिसका अपना हाईकोर्ट है, नहीं तो सबके साझे में कर रखे हैं। इन वालों को जाना पड़ता है कलकत्ता, इसको जाना पड़ता है केरल के एर्नाकुलम, पौंडीचेरी को जाना पड़ता है तमिलनाडु में। ऐसे ही यहाँ दादर नागर हवेली, इन सबको मुंबई महाराष्ट्र, चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा वाले में, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का साझा सिर्फ ये है जिसका अपना पर्सनल हाईकोर्ट है। कौन सा ऐसा यूटी? दिल्ली है। और ये कब बन गया था? जब हरियाणा पंजाब का बना था 1966 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक स्टेट में एक हाई कोर्ट बना दो, लेकिन हमारे कई स्टेट्स की हालत ऐसी है कि जहां एक एमपी बनाना पड़ता है। पढ़ा था ना हमने, 2-1 2-1 1-1। तो ये कहा कि भाई इतने हाई कोर्ट क्यों बनाए फिर, जब इनकी आबादी नहीं है, इनके केस नहीं है, तो इनके हाई कोर्ट साझे के बना देते हैं। और ये साझा डिसाइड करने की पावर आपके देश की संसद को है, यानी संसद डिसीजन मेकर है किन 2 राज्यों का हाई कोर्ट साझे का बनेगा, किसका अपना पर्सनल बनेगा। ये राष्ट्रपति नहीं बताएगा, ना उस राज्य का राज्यपाल कहेगा कि मेरा अलग से पर्सनल बनाओ। ये किसका डिसीजन होगा? संसद का। किसी भी हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस बैठता है, और ये कितने भी हो सकते हैं। कितने भी से मेरा मतलब है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा आबादी आपकी यूपी में है, तो आपके ये बहुत बड़ा आंकड़ा 150 के आसपास का आंकड़ा किसका है? ये यूपी का। अब जैसे सिक्किम है, सिक्किम का किसके साथ साझे का हाईकोर्ट है? या अपना पर्सनल है, पर्सनल लेके बैठा है सिक्किम। सिक्किम की आबादी ज्यादा है या कम है? कम है। सिक्किम की आबादी हमने सीट के अकॉर्डिंग देखे, कितनी सीट थी सिक्किम की? 32। सबसे कम था ना ये। अगर हम देखें इसकी सीट तो सबसे कम थी ना विधानसभा की। अगर सीट इतनी कम है तो कॉमन सेंस है कि क्या कम है यहाँ? जनसंख्या। और जब जनसंख्या कम है और हाई कोर्ट बना लिया तो यहाँ पे जजेस कम होंगे या ज्यादा? बहुत कम। इसका मतलब हर स्टेट को बराबर जजेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप यूपी को देखो तो 403 सीटें इनकी विधानसभा की, और आप इसको देखो तो 32। इसका तो कितना ज्यादा गुना है ये। तो जजेस सेम रखेंगे या जजेस में भी अंतर रखेंगे? अंतर। ये अंतर कौन डिसाइड करेगा? कहाँ कितने? नहीं, ये अंतर डिसाइड करेगा भारत का राष्ट्रपति। यही ध्यान देने की बात है। अगर साझे का डिसीजन लेना हो तो संसद लेगी, भाई तुम दोनों का एक हाईकोर्ट है, लेकिन यहाँ कितने आदमी जाएंगे ये डिसीजन संसद नहीं लेगी। ये डिसीजन किसका है? राष्ट्रपति का। ये 2 अलग बातें और 2 क्वेश्चन हैं ये, जो नहीं समझेंगे वो पेपर में यहीं पे नंबर गवा देंगे। अगर कहें 2 या 2 से अधिक राज्यों का साझा हाईकोर्ट बनाने का जिम्मा किसका है? तो संसद का। किसी हाईकोर्ट के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति का। आपके देश में हाईकोर्ट राज्यों में ही होंगे या यूटी में होंगे, तो जो भी यहाँ जज बैठे हैं इन सबकी नियुक्ति कौन करेगा? एक दिन मैंने बताया था तुम्हें,
इनकी नियुक्ति कौन करेगा? दिल्ली में बैठा हुआ राष्ट्रपति। ये अपना जो लेटर होता है ना, जैसे मैंने बताया था वारंट जारी करना होता है ये, और ये वारंट नेगेटिव वाला नहीं है, इस पे राष्ट्रपति की स्टैंप होती है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं। ये कुछ ही पोस्ट के लोगों को मिलता है जिनमें जजेस भी आते हैं। तो दिल्ली से ये अपना लेटर लेके राष्ट्रपति कहेगा भैया आपको मैंने चंडीगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया, या आप जा रहे हैं एर्नाकुलम हाईकोर्ट, या आप जा रहे हैं पटना हाईकोर्ट। वो दिल्ली से अपना लेटर लेके और फिर पहुंच जाएगा अपने राज्य में। राज्य का मुखिया कौन है? राज्यपाल। वो राज्यपाल को जाके खबर देगा कि भाई ऐसे ऐसे मुझे दिल्ली से लेटर मिला, मेरी यहाँ पे आपके इलाके के इस जुडिशरी एरिया में हाईकोर्ट में नियुक्ति हो गई। राष्ट्रपति के लेटर को देख के राज्यपाल समझ जाएगा कि भैया ये भी इसी तरह जैसे मैं आया था। अब राज्यपाल उसको शपथ दिलाएगा। अगर राज्यपाल नया आता है तो उसको कौन शपथ दिलाता है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस नया आया तो कौन शपथ दिला देगा? राज्यपाल। दोनों बराबरी के हैं। दोनों की नियुक्ति कहां से हुई है? किसने भेजे हैं ये? तो जाके ये उस राज्य में काम करेंगे दोनों, और दोनों हर महीने की सैलरी लेंगे। आप सबको पता होना चाहिए देश में राज्यपाल की सैलरी बहुत तगड़ी है। ये 3.5 लाख रुपए महीने के लेता है। सबसे बड़ी सैलरी 5 लाख है, फिर 4 लाख है, फिर 3.5 लाख। किसको मिलते हैं 3.5 लाख? जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, उसको मिलते हैं 2.5 लाख। उसको मिलते हैं 2.5 लाख, इससे 1 लाख कम। दोनों को शपथ आपस में दिलानी होती है। दोनों की नियुक्ति दिल्ली से किसने करके भेजी है? राष्ट्रपति। दोनों की सैलरी कहां से दी जाएगी? राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब ये दोनों रिटायर हो जाएंगे तो इन दोनों की पेंशन कहां से निकलेगी? देश की संचित निधि, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल जॉब है। आज हाईकोर्ट वाला यहाँ है, कल पता चला दिल्ली है, फिर 1 साल बाद पता चला कर्नाटक हाईकोर्ट में है, या उसके 1 साल बाद वो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में है। तो इसका भी और राज्यपाल का भी ट्रांसफर होता है। कल ही बताया था ना शायद ये। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति। कहने को कार्यकाल 5 साल का, लेकिन हमने 17 साल भी देखा, हमने 11 साल भी देखा। AR किदवई, पद्मजा नायडू, मैंने नाम बताए थे आपको। इसका मतलब ये दोनों काम बेशक राज्य के लिए करते हैं, लेकिन इनकी दोनों की जॉब ट्रांसफरेबल है। तो इसलिए इनकी पेंशन किसके पैसे से दी जाएगी? देश की संचित निधि से। सबकी समझ में बात आ गई? कितने हाईकोर्ट हैं आज आपके देश में? सबसे पहला पुराना हाईकोर्ट, सबसे नया हाईकोर्ट अमरावती में किसका हाईकोर्ट है? आंध्र प्रदेश का। ये आंध्र प्रदेश के अब तक बिना कोर्ट के बैठा था क्या? इसका हाईकोर्ट कौन सा था? हैदराबाद। किसके हिस्से में चला गया? इसने लेटर डाला होगा कि मेरा एक हाईकोर्ट बनवा दो। किसकी मर्जी से इसका हाईकोर्ट अलग बना होगा? संसद। और वहां के नंबर ऑफ जजेस की संख्या? राष्ट्रपति ने। अब बुक उठाओ, थोड़ा सा बुक में से पढ़ेंगे। घर जाके इन सबको 1-2 बार पढ़ा भी करो अपने आप, तब बात बनेगी। राज्यपाल कंप्लीट हो गया था, ठीक है। सरकारी आयोग, पुंछी आयोग कर लिए थे हमने। अच्छा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद भी रहती है तुम्हारी, कोई नहीं, करा दूंगी मंडे को। पेज 201 पर आओ, हाई कोर्ट्स। न्यायपालिका के प्रमुख हैं ये। पेज 201 पर है हाई कोर्ट। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था। आपके देश में ना सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा कोर्ट है? पता है, अंग्रेजों के टाइम में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये पता है तुम लोगों को? उनके टाइम में हाई कोर्ट तो थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बजाय कोर्ट हुआ करता था फेडरल कोर्ट। इस कोर्ट को कहते थे ये फेडरल कोर्ट। इसमें सारे बड़े बड़े मामले देखते, और इसमें अगर कोई गड़बड़ होती, बड़ा ही मामला होता, तो इसको यहाँ से ले जाते लंदन, और लंदन में एक काउंसिल हुआ करती थी, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल ये सबसे बड़ी अदालत थी। यानी आपके देश की सबसे बड़ी अदालत भी आपके देश में नहीं थी, बल्कि कहाँ थी? लंदन में। तो ये बेइज्जती तो है, अंग्रेज से तब तक चल गया, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद थोड़ी लंदन में बैठी रहती हमारी प्रीवी काउंसिल। इसीलिए अंग्रेजों के जाने के तुरंत साथ साथ ही हमने कहा इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, और इस कोर्ट को भी हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? अपने सुप्रीम कोर्ट। अंग्रेजों के टाइम में फेडरल कोर्ट में 4 जजेस बने थे, फिर अंग्रेज गए और हमने अपना यहाँ जज बना लिया था। किसी को पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम पता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हीरालाल जे कानिया। हरीलाल भी लिखा होता है कहीं कहीं, हीरालाल जे कानिया। ये लास्ट है फेडरल कोर्ट का। ये फेडरल कोर्ट का था ये आदमी पहले, लेकिन जब फेडरल ही क्या बना दिया हमने? सुप्रीम कोर्ट। 4 जजेस हुए हैं बस, 35 में तो बना था ये आपका फेडरल कोर्ट। फिर इसमें 4 जजेस थे, ये चौथे जज थे भारत के, और ये फेडरल कोर्ट से कन्वर्ट किसमें कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हीरालाल जे कानिया। चलो पहला पॉइंट देखो अब इसमें, भारत की एकल न्यायिक व्यवस्था। आपके देश में सबसे बड़ा एक ही कोर्ट है, उसके खिलाफ कहीं नहीं जा सकते आप। किसके खिलाफ नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय, ये अंडरलाइन कर लो, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन, लेकिन अन्य न्यायालयों से ऊपर होता है। लिखा है अधीनस्थ। अधीनस्थ होते हैं सबॉर्डिनेट, जो हमारे नीचे काम करते हैं। आपके देश में बहुत सारे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के नीचे भी तो कोर्ट होते हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुना है कभी? है ना, सेशन जज सुने होंगे तुमने, डिस्ट्रिक्ट जज सुने होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक कोर्ट मिलेगा आपको, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये 2 तरह के जजेस होते हैं, एक वो क्रिमिनल देखने वाले मामले, और एक फिर वो वसीयत और ये तलाक और शादी और जमीन वाले मामले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है। इन छोटे छोटे ढेर कोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, एक एक राज्य में कहीं 20 जिले, कहीं 25 जिले, कहीं 40 जिले, कहीं 70 जिले, जिले भी तो बहुत हैं। तो ये कहा कि इनकी गिनती मत करो, ना ही इनके ऊपर क्वेश्चन बनता। इसका सारा काम कौन कर देगा? राज्यपाल। राज्यपाल इन सबकी नियुक्ति भी कर देगा, और इनको हटाने का प्रोसेस भी वही देख लेगा। लेकिन देश के बड़े हाई कोर्ट्स की अगर गिनती करें तो वो 2 तरह के हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, इनको भेजने वाला कौन था? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के नीचे होते हैं सारे कोर्ट्स, इन सबके सारे काम खुद अपने आप अपने बिहाफ पर राज्यपाल कर देता है। वही पॉइंट है, देखो ये अलग अलग होते हैं। मजिस्ट्रेट अलग होता है, जज अलग होता है, जस्टिस अलग होता है। मजिस्ट्रेट सबसे नीचे है, एसडीएम सुना होगा ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की पावर उतनी नहीं होती। जो ये छोटे कोर्ट्स होते हैं ना, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दिया फांसी हो जाएगी, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने एरिया के हाई कोर्ट से। मजिस्ट्रेट का रैंक नीचे होता है, जज का उससे ऊपर, और जस्टिस का सबसे ऊपर। जो चीफ जज ऑफ इंडिया का भी नहीं सुना ना तुमने? क्या कहते हैं हमेशा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि जस्टिस जिसके नाम में है उससे भूल के भी गलती नहीं होगी, उसको न्याय की मूर्ति बना दिया कि न्याय की मूर्ति है। एक एग्जाम्पल है, जज के जजमेंट
जजमेंट के खिलाफ आप कहीं एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन जस्टिस जिसके नाम में जुड़ा है उसके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं जाती। ऐसा माना जाता है कि इसने परफेक्ट काम किया होगा। मजिस्ट्रेट तो बहुत छोटे लेवल पे है, जो यंग लोग पढ़ लिख के लग जाते हैं ना, ये मजिस्ट्रेट होते हैं। फिर धीरे धीरे देखो हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए कंडीशन रखते हैं। अच्छा ये भी चलो सुन ही लो, हाई कोर्ट में अगर किसी को जाना है तो सीधी पढ़ाई करके कोई हाई कोर्ट नहीं जाता, सीधी पढ़ाई करके कोई मजिस्ट्रेट बन जाता है। पढ़ लिख के उसने लॉ कर लिया, लॉ में हाईली क्वालिफाइड है, पेपर होता है जुडिशरी का, पास हो गया, वो एसडीएम लग सकता है, सीधा मजिस्ट्रेट लग सकता है, सिटी मजिस्ट्रेट लग सकता है। लेकिन उसके बाद उसको काम करना पड़ेगा। जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी तरह का, या तो एडवोकेट के रूप में यानी उसने वकालत की हो पहला, या 10 साल तक उसने किसी भी फॉर्म में न्यायिक काम किया हो। किसी भी फॉर्म में न्यायिक काम से मतलब है छोटे लेवल के मजिस्ट्रेट भी। अगर ये एक्सपीरियंस किसी के पास है इनमें से, तो ही वो एलिजिबल है कहाँ का, हाई कोर्ट का जज बनने के लायक बनेगा। और इतना एक्सपीरियंस तब आता है जब आपको बहुत साल हो जाते हैं, आपने बहुत केस देख लिए होते हैं, लड़ लिए होते हैं और सुन लिए होते हैं। इसके एक्सपीरियंस के बाद आपके लिए रास्ता कहाँ का खुलेगा, हाई कोर्ट का। और जब हाई कोर्ट में कोई 5 साल तक जज रह जाता है ना, या हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रह जाता है, तो ही उसका रास्ता खुलता है सुप्रीम कोर्ट का। यानी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बिना एक्सपीरियंस के कोई नहीं जाता। मजिस्ट्रेट तो आपने कितनी बार सुना है, फलां के लड़के का एसडीएम में हो गया। एसडीएम का मतलब है एक एरिया का मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की पावर कम होती है, वो छोटे मामले देखता है। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में फांसी हो भी जाए ना, तो इसको भी परमिशन लेनी पड़ती है आगे के कोर्ट से, क्योंकि इनसे उम्मीद होती है कि कभी गलती भी हो सकती है। इनके खिलाफ आप अपने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हर राज्य में जितने भी जिले हैं वहां सब में कोर्ट होगा। 2 तरह के कोर्ट होंगे, एक दीवानी वाले, एक फौजदारी वाले। अगर किसी को भी लगता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत फैसला लिया, मैं इससे खुश नहीं हूं, तो वो सब अपने राज्य के हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कोशिश की जाती है, हाई कोर्ट में आदमी कोशिश करता है कि फाइनल डिसीजन हो जाए, लेकिन अगर कोई राजी नहीं है यहाँ से भी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुलता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई डायरेक्ट जाके नहीं खड़ा होगा। अगर मामले कुछ खास ना हो तो वो हम पढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे किन मामलों में डायरेक्ट रास्ता खुलता है। अदरवाइज एक आम आदमी सिर्फ यहाँ अपील कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ अपील करने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। वहां जाना, फिर आपकी बैठकों को कब इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो बहुत खासे जो मुद्दे होते हैं ना, सिर्फ उनकी एप्लीकेशन डाली जाती है। कारगिल युद्ध में एक लड़का था जो स्टार्टिंग में ही मार दिया था इन पाकिस्तानियों ने, संदीप कालिया नाम था उसका। एक बार मैंने यूट्यूब पे उसकी कहानी सुनाई थी। उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई है। कितने साल बीत गए, 99 से आज तुम 2021 भी चला गया। तुम ये देखो, अब तक वहां उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। वो तो आदमी जाना पहचाना, देश में इज्जत और सब उसके फेवर में, उसका सुनवाई का केस नहीं हुआ अभी तक पूरा। तो आम आदमी की सुनवाई कहाँ है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, आपको नीचे से नहीं जाना पड़ता। ये ज्यादातर होते हैं फंडामेंटल राइट्स या कोई इस तरह का बड़ा प्रश्न। बाकी आम आदमी की पहुंच वहां तक है नहीं। कहने को किताबों में है, पर नहीं है ऐसा पॉसिबल। ज्यादातर लोग तो कोशिश करते हैं छोटे कोर्ट्स में ही मामला निपट जाए, और छोटे से दुखी हो तो फाइनल कहां तक पहुंच पाते हैं, हाई कोर्ट। आपके संविधान ने कह जरूर रखा है कि आपके लिए द्वार खुले हैं, आप अंतिम एप्लीकेशन किसके लिए लगा दो, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी राजी नहीं है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपके सारे रास्ते बंद। वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है, वहां पे जो बैठा है वो जस्टिस माना गया, यानी उससे गलती होगी ही नहीं। उसने जो कह दिया वो फुल एंड फाइनल है, आपको मानना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के खिलाफ सुनवाई है, हाई कोर्ट के खिलाफ भी सुनवाई है, लेकिन उनके खिलाफ सुनवाई नहीं है, वहां केस आम जाते भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट करेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा, पर पहले आज हाई कोर्ट पढ़ते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखो, भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय, इसको अंडरलाइन कर लो, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता तो आपके यहाँ तो बहुत सारे हाई कोर्ट होते। कितने हाई कोर्ट होते? 28 और 8 यानी 36। लेकिन हमारे यहाँ हाई कोर्ट कितने हैं? 25। 9 कम है, तो इससे हम क्या समझ जाएं कि 9 क्या होंगे? साझे के होंगे। किसकी मर्जी होती है साझा बनाने की? संसद की। अगला पॉइंट टिक करना, संविधान के भाग 6, याद है भाग 6 को हमने कहा था राज्यों का संविधान, नाम दिया था ना इसको, लिख लो यहाँ, राज्यों का संविधान भाग 6 के पास, राज्यों का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स भाग 6। इसके आर्टिकल्स कितने से कितने थे? 152 से 237। तो ये इसी में तो आ गया, इसी में देखो 214 पे यही लिखा है, अंडरलाइन करना। भाग 6 आर्टिकल 214 से 231 तक हाई कोर्ट्स का गठन, स्वतंत्र न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, इनके बारे में। तो मेन टिक करते हैं बस, भाग 6 214 से 231। अगले पॉइंट पर आ जाओ, 7वां संविधान संशोधन। इसको एक बार सुन लो, ये बार बार आएगा, तुम्हें दुखी करेगा। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में तुम सब जानते हो राज्य आजादी के टाइम पर नहीं थे, ये पता है ना? राज्य कब बने हैं और किसके कहने पर? क्या नाम था उस आदमी का? फजल अली आयोग, जिसकी रिपोर्ट आई थी 55 के दिसंबर में, फिर जाके 56 में आपके कितने स्टेट्स बने थे? 14। और कितने यूटी बने थे? 6। इसके बेसिस पे, ये किस बेसिस पे बनाए थे आप लोगों ने? भाषाई आधार पर। तभी तो आपकी स्टार्टिंग की भाषाएं भी कितनी थी? 14। आज भाषाएं 22 हैं, स्टेट बढ़ते चले गए। आज स्टेट्स कितने हैं? 28 + 8। जब आपके राज्य बने हैं ना, तो एक अमेंडमेंट हुआ था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके तहत कितने राज्यों का गठन किया गया? तो जहां है ना कि राज्य कब गठित हुए, तो इतना 7वां संविधान संशोधन 1956 में, फजल अली के कहने पर। ये अंडरलाइन कर लो, 7वां संशोधन 1956 संसद को सर्कल लगा लो, यहां बहुत काम किया संसद, और पढ़ो आगे। को इस बात के लिए अधिकृत किया गया, इसको पावर दी गई कि वो, अंडरलाइन करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझा उच्च न्यायालय बना सके। तो साझे का काम कौन करेगी? और वहां के मेंबर बढ़ाने का? राष्ट्रपति। ये 2 पॉइंट नीचे लिख लो इस पेज पर, अपने आप लिख लो वरना याद नहीं रहेंगे। लिखो पहला पॉइंट नीचे, साझा हाईकोर्ट बनाने की शक्ति संसद के पास है। साझा हाईकोर्ट बनाने की शक्ति संसद के पास है। बाद में ये सब बातें भूल जाते हैं, पेपरों में आती हैं, और इसलिए लिख लो, साझा हाईकोर्ट बनाने की शक्ति संसद के पास है। सेकंड पॉइंट लिखो, हाईकोर्ट में जजेस की संख्या, हाईकोर्ट में, सेकंड पॉइंट, हाईकोर्ट में जजेस की संख्या
बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। हाई कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। साझे का काम कौन करेगी? और नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने हो तो ठीक है, वापस आ जाओ पेज पर। ऊपर से चौथा पॉइंट पढ़ रहे थे हम। तो 7वां संशोधन 1956 संसद को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों और यूटी के बीच साझा उच्च न्यायालय बना सके। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट पढ़ना। असम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, अंडरलाइन कर लो। असम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम। सेकंड लाइन टिक करना। उच्च न्यायालय गुवाहाटी हाई कोर्ट की व्यवस्था। तो इन चारों का एक है। पहले कितनों का एक था? 7 का। कौन से 3 अपना अपना बनवा गए? मेघालय, मेघ, त्रि, मणि। कौन से सन में? 2013 में। आज नॉर्थ ईस्ट में कितने हाई कोर्ट हैं? 4। एक गुवाहाटी पुराना और 3 नए। तीनों ने अपनी अपनी राजधानी में बनवाया। ये किसी राजधानी में नहीं है। गुवाहाटी असम का बड़ा शहर है। ये टिक कर लो। अगला पॉइंट, कलकत्ता हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीपों तक है, जो मैंने तुम्हें ड्रॉ करके बता दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के पास लिख लो। ओल्डेस्ट हाईकोर्ट है, जुलाई 1862 में बना। जुलाई 1862 में बना सबसे पुराना हाई कोर्ट। जुलाई 2 जुलाई, एक को घोषणा हुई फिर 2 को काम शुरू हो गया। डेट उतनी नहीं पूछेंगे, बस जुलाई 62 याद रख लो, उतना बहुत है। नेक्स्ट टिक करना। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ तक है। नेक्स्ट भी टिक कर लो। बंबई हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव तक है। पूर्वोत्तर में टिक करो। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघ, त्रिमणि। बस पढ़ लो आगे। अलग हाईकोर्ट की स्थापना केंद्र सरकार ने की। ये केंद्र सरकार ने की होगी, लेकिन मर्जी किसकी चली है? संसद की, क्योंकि साझे का काम या अलग का काम वही देखती है। ये तीनों उच्च न्यायालय अंडरलाइन कर लो, मार्च 2013 को अस्तित्व में आ गए। उच्च न्यायालयों की संख्या तब 24 हुई। अब कितने हो गए? 25। लिख लो यहाँ। 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का गठन हुआ, ब्रैकेट में लिख लेना, अमरावती में। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का गठन हुआ अमरावती में। तो 25वां हाईकोर्ट है, सबसे नया हाईकोर्ट। चलो आगे पढ़ेंगे। केवल दिल्ली ऐसा यूनियन टेरिटरी है, अंडरलाइन कर लो। केवल दिल्ली ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है। पहला राज्य कब बना था? पहला राज्य कब बना था? ये बेसिक बैच में करा देती हूँ। 1953 में। कौन सा राज्य बन गया था? क्यों बनाना पड़ा था? पी रामुल्ला नाम के बड़े लीडर ने भूख हड़ताल करके 56 दिन बाद वो एक्सपायर हो गए थे। लेकिन उस टाइम पे वो आनंद फानन में बना राज्य था। कौन सा राज्य था ये? आंध्र प्रदेश। कायदे से सिस्टमैटिक तरीके से 56 में कितने स्टेट्स बने? 14। इनमें से पहला यही गिना गया था। तो अगर स्पेशल पूछे आंध्र प्रदेश कब बना तो आप कहोगे 53। लेकिन आपके देश में कायदे से गठन कब किया गया? 56 में। उन 14 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश को ही कंसीडर करते हैं। किसी ने बेगूसराय से पूछा था ये। चलो आगे टिक मार्क करेंगे। हम पहुंचे दिल्ली वाले पर। ये काम का पॉइंट है। केवल दिल्ली ऐसा यूटी है जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है। कब से है दिल्ली का? 66। इस सन में और किसका बना था? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। तो एक ये बना और एक दिल्ली बना, 2 हाई कोर्ट बने। उल्लेखनीय है कि अंडरलाइन कर लो, पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय था। लेकिन अब कितने बन गए वहाँ? 4। कौन से सन में 3 बने? 2013 में। आगे पढ़ लो। इसकी पीठ सिर्फ पढ़ना है। कोहिमा, इम्फाल, आइजॉल, शिलोंग, अगरतला, ईटानगर। मेन हाईकोर्ट था गुवाहाटी में, बाकी सबकी कैपिटल्स में इसकी खंडपीठ थी। अगला पॉइंट नीचे आ जाओ टेबल पर। कौन कौन से हाईकोर्ट काम के हैं वो टिक मार्क करते चलना, और जहां मैं बोलूं कुछ एक्स्ट्रा वो लिख लेना। पहला देखो इलाहाबाद, 1866, यूपी में है ये। यूपी इसका कार्यक्षेत्र। इसकी पीठ लखनऊ में भी है, लेकिन है कहां पर ये? इलाहाबाद। यहां लिख लो सर्वाधिक जजेस, इसके नीचे लिख लो सर्वाधिक जजेस, सर्वाधिक जजेस। और यहीं पे लिख लो, अब तुम ना क्या करना, जहां जहां लिखा है ना कि कहाँ है इसकी जगह, जहां लिखी है वहां उसके पास लिख लेना जो राजधानी में ना हो, वहां लिख लेना कैपिटल में नहीं। ऐसे कर लेना, कैपिटल नहीं, ताकि तुम्हें पेपर में आए तो तुम्हारे दिमाग में बात रहे। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ कटक। कटक कैपिटल नहीं है ना उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। लेकिन हाईकोर्ट कटक में, तो ऐसे सर्कल लगा लेना कैपिटल नहीं, फिर तुम्हें याद आ जाएगा कि ये अलग है ऐसे। तो पहला ही ऐसा है, देखो इलाहाबाद, यहाँ लिख लो कैपिटल नहीं, राजधानी में नहीं है इलाहाबाद वाला, क्योंकि राजधानी लखनऊ है। फिर आ जाओ आंध्र प्रदेश में, 1954 लिखा है। क्या कहना चाहिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट? 2019 में। काटना मत, सिर्फ लिख लो 2019। 54 में तब था जब ये साझा था, जब ये एक था, ये और तेलंगाना। 53 में ये राज्य बना, 54 में बना दिया हाईकोर्ट। तो अब यहाँ लिख लो जनवरी 2019। अब ये अलग अलग हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना को कौन सा हाईकोर्ट मिल गया? पुराने वाला। और नया किसको बनाना पड़ा? आंध्र प्रदेश को। कहाँ बनाया? अमरावती में। हैदराबाद, हैदराबाद के पास लिखो पुराना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है। हैदराबाद पुराना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। अब इसका नाम है तेलंगाना हाईकोर्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, मुंबई हाईकोर्ट 1862। सबसे पहले 3 बने थे ना 1862 में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। उनमें से बंबई है। ये देखो कितने एरिया को देखता है, पूरा महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन और दीव। इसकी जो बैठक है वो मुंबई में होती है, तो राजधानी है। खंडपीठ नागपुर भी है, पणजी भी है, औरंगाबाद। इतनी खंडपीठ क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि मामले कम होंगे या ज्यादा? इनके भी महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। अगला टिक कर लो कोलकाता, लिख लो ओल्डेस्ट। कोलकाता ओल्डेस्ट हाईकोर्ट, जुलाई 1862 लिख लेना। 62 के पास जुलाई भी लिख लो। और देखो इसका एरिया पूरा पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार। इसकी जो मेन बैठक है वो कलकत्ता में, लेकिन अंडमान निकोबार में मोबाइल कोर्ट भी लगता है उनकी राजधानी में, पोर्ट ब्लेयर में। देखो क्या लिखा है, पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी पीठ, मोबाइल बेंच बोल देते हैं इसको, मोबाइल बेंच। जरूरत पड़े तो लगता है, वरना नहीं। छत्तीसगढ़ पे आ जाओ, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। यहाँ लिख लो कैपिटल नहीं, ब्रैकेट में कैपिटल है रायपुर। रायपुर में नहीं है, बिलासपुर में है। अगले पे आ जाओ, दिल्ली 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 1966। क्या खास है?
अकेला यूटी जिसका अपना पर्सनल हाईकोर्ट है, ये लिख लो यहाँ, ओनली यूटी, अकेला केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना पर्सनल हाईकोर्ट है। और ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट के साथ बना। चंडीगढ़ को किस किस का साझा करना पड़ा? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का, ये अकेला है। अगले पेज पे आ जाओ। गुवाहाटी राजधानी है क्या? किसका शहर है? असम का। पहले 7 का था, अब ये 4 का रह गया। गुवाहाटी 1948, भारत के आजाद होते ही अगले साल। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इसका स्थान गुवाहाटी। खंडपीठ इसकी तीनों की राजधानी में। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की। आइजॉल मिजोरम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, यानी तीनों अपने अपने में खंडपीठ भी रखती हैं। और अगर साझे का कहें तो गुवाहाटी में है। इसका मतलब असम की राजधानी में नहीं है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, उसके बड़े शहर में है, लेकिन खंडपीठ उन तीनों ने अपने अपने राजधानी में बनवाई। गुजरात टिक कर लो, 1960। तुम जानते हो पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक था? इसको बोर्ड पे देखो एक बार। अंग्रेजों के टाइम ना ये पूरा हिस्सा एक था। इसको बोलते थे बंबई। बंबई में ही तो सूती कपड़े का कामकाज था। और यहाँ पे सूरत में अंग्रेजों की पूरी नजर थी, अंग्रेजों के साथ पुर्तगालियों की और सबकी, कि हमारा कब्जा रहे, क्योंकि इस पूरी बेल्ट में बहुत ज्यादा कपास पैदा होता है। और कपास जहाँ पैदा होगा, जहाँ कॉटन पैदा होगा, वहाँ कॉटन क्लॉथ बनेगा, यानी कपड़े की क्या लगेगी? बहुत सारी मिल्स। और कपड़े की मिल जो है उसमें खूब पैसा कमाने का साधन है। इस पूरे एरिया पे अंग्रेज अपना कब्जा जमा के बैठे थे। उन्होंने यहाँ से खूब लूटा। और यहाँ आप सब जानते हैं बंदरगाह भी हैं, पोर्ट्स भी हैं, तो सामान लाना और ले जाना बेहद आसान था। अब जैसे दिल्ली में अंग्रेजों को उतना सामान थोड़ी लाने ले जाने का मौका मिलेगा जितना यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनवाई थी, एक इस तरफ पानी से लगती, एक इस तरफ पानी से लगती और एक इस तरफ। ये बंबई पहले पूरा एक था। 1960 में इसने कहा कि भाई काम नहीं चलता, हिस्से बना लो। तब जाके आपके इंडिया के 2 स्टेट्स अस्तित्व में आए थे। एक को आज आप कह देते हैं गुजरात और दूसरे को आप कह देते हैं महाराष्ट्र। पहले ये पूरा एक कहलाता था बंबई, तो इसलिए इसने अपना हाईकोर्ट बनाया इसी कारण से। ये टिक कर लो। गुजरात 1960। अहमदाबाद लिख लो, राजधानी नहीं, कैपिटल नहीं है इसकी। गुजरात की राजधानी सबको पता है, गांधीनगर है, लिख लेना, कैपिटल गांधीनगर। तो ये अहमदाबाद बड़ा शहर। गांधी जी का ये साबरमती आश्रम यही तो था, अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे। अगला टिक करना, हिमाचल प्रदेश 71 में बना है ये। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली पहले सब एक थे, सबका हाईकोर्ट शिमला था। फिर अलग हुआ दिल्ली 1966 में, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। फिर उसके कुछ दिनों बाद इसका भी अलग बन गया 1971 में। शिमला इसकी कैपिटल है। जम्मू कश्मीर का बना 1928 में, श्रीनगर और जम्मू। अब तो ये 2 यूटी का है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का। झारखंड टिक कर लो, रांची सेम राजधानी है। कर्नाटक का बंगलुरु में है, ये 1884 में बना था। केरल का केरल और लक्षद्वीप साझे का है लक्षद्वीप के साथ। एर्नाकुलम के पास लिखो, कैपिटल नहीं, क्योंकि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, लिख लेना। एर्नाकुलम के पास कैपिटल नहीं, त्रिवेंद्रम। मध्य प्रदेश पे आ जाओ, 1956। आपके स्टेट्स कब बने थे? 1956 में ना। पहला स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कब बन गया था? 53। उसने अपना हाईकोर्ट 54 में बनवा लिया। आज उसका हाईकोर्ट किसके पास चला गया? तेलंगाना। उसने अपना नया हाईकोर्ट 1 जनवरी 2019 को बनवाया। ये टिक कर लो। एमपी जब स्टेट्स बने तब बना था 1956 में। और इसकी देखो कैपिटल एमपी की क्या है? भोपाल। यहाँ है जबलपुर, लिख लो, कैपिटल में नहीं। कैपिटल का नाम भी लिखना, भोपाल, राजधानी भोपाल। तो ये राजधानी में नहीं है, जबलपुर में है। चेन्नई पढ़ लो, तमिलनाडु और पुदुचेरी। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी वैसे 3 राज्यों में है, बताया होगा ना बेसिक बैच में। किस किस में है पौंडीचेरी? पौंडीचेरी आपके 3 स्टेट्स में है, 4 जिलों में। किस किस में है बताना? देखो जरा, ये मान ले हम तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ केरल है, इन तीनों में है। इसमें 2 हिस्से यहाँ हैं, देखो 2 हिस्से यहाँ हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इस तरह से बटा हुआ है ये। अगर पुदुचेरी कहें तो ये है पुदुचेरी, ये चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसको कहें तो ये है माहे सबसे छोटा, ये है यनम और यहाँ दूसरे का नाम है करिकाल। तो 4 जिले हैं, 3 स्टेट्स में फैले। हाईकोर्ट इसको और इसको न तो एर्नाकुलम में भेजा, न इसको भेजा आंध्र प्रदेश के में। इन दोनों में ही हाईकोर्ट तमिलनाडु का साझा कर दिया। कहाँ पर? कहाँ था तमिलनाडु का? चेन्नई में, मतलब मद्रास हाईकोर्ट। तो ये टिक कर लो, चेन्नई में तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों का है। 1862 लिख लो यहाँ। ये सबसे पुराने 3 में से है, लेकिन तीनों में पुराना कौन सा है? कलकत्ता। वो बना जुलाई में या अगस्त सितंबर में। अगला देखो, ओडिशा का 1948 आज़ादी के अगले साल, कटक में। कटक कैपिटल है क्या? कैपिटल क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। लिख लो, कैपिटल में नहीं, भुवनेश्वर साइड में लिख लेना, कैपिटल नहीं। कटक में ना सुभाष चंद्र बोस जन्मे थे, कटक में। कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है, दोनों बातें लिख लो यहाँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल है कटक। और चावल, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राइस रिसर्च सेंटर है कटक में, सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर, चावल अनुसंधान संस्थान। चलो आगे पहुंचते हैं। पटना 1916, ये टिक कर लो, बिहार पटना। पंजाब हरियाणा 1966, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, तीनों की इसमें सीमा है, चंडीगढ़ में स्थित है। राजस्थान बना 1949 में, जोधपुर में है। कैपिटल क्या है राजस्थान की? जयपुर। लिख लो, कैपिटल में नहीं, कैपिटल में नहीं। सिक्किम पे आ जाओ। सिक्किम के बारे में एक खास बात और जान लो। एक तो तुम्हें बेसिक बैच में बताया होगा, 3 तरफ क्या खासियत है सिक्किम की? सिक्किम के 3 तरफ 3 देश हैं। सिक्किम में आपका सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसको आप कहते हैं ये हमारा कंचनजंगा है। और 3 तरफ 3 देश, इस तरफ नेपाल है, इस तरफ भूटान है और ऊपर तिब्बत। तिब्बत किसका अधिकार है? चीन का।
यहाँ पे आपका इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है कंचनजंगा, K2PO के वाले हिस्से में है। इस एरिया की खासियत है, जब आपने इसको अपना हिस्सा बनाया ना, तो आपकी सरकार के मन में एक डर था कि कहीं चाइना अटैक कर दे आसपास के एरिया पे, भाई उससे लगता है ना ये चीन से भी, तो आपने इसको सीधे स्पष्ट राज्य नहीं बनाया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 35वां संविधान संशोधन किया और लिखा ये भारत का सह राज्य है, यानी हम इसको एक तरह से एसोसिएट स्टेट बना रहे हैं। अगर ये चाहेगा तो इससे पूछ के बना लेंगे, नहीं तो हम इसको आजाद कर देंगे। फिर हमने देखा किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ना तिब्बत चीन में कुछ गड़बड़ हुई, ना नेपाल ना भूटान। नेपाल भूटान वैसे भी कुछ नहीं कहते, हमें डर इसका था, इसने कुछ नहीं किया। जब नहीं किया तो हमने फटाफट से अगला अमेंडमेंट किया 36वां, और हमने कह दिया सह राज्य कुछ नहीं होता और ये हमारा राज्य है 1975 में। और यहाँ के मामलों के लिए तुरंत में यहाँ एक हाई कोर्ट बना दिया, उसी का जिक्र है ये, फटाफट से टिक कर लो। 75 में बना था ये सिक्किम हाई कोर्ट, गंगटोक इनकी कैपिटल। उत्तराखंड नैनीताल, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, लिख लो कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं, क्योंकि देहरादून में नहीं है, नैनीताल में है। फिर 3 लास्ट दिख रहे हैं तुम्हें, मेघ त्रि मणि 2013, तीनों की राजधानी है अगरतला, शिलोंग, इम्फाल। अब जरा चेक करो कितने में कैपिटल नहीं लिखा तुमने। सबसे पहले पिछले पेज पे देखो, इलाहाबाद था, फिर बिलासपुर था, फिर अहमदाबाद, एर्नाकुलम, जबलपुर, कटक, जोधपुर और नैनीताल। कितने हो गए? हाँ, इनके हाईकोर्ट इनकी राजधानी में नहीं है बल्कि किसी शहर में है। क्या ये सारे समझ में आ गए सबको? अब बताओ किस यूटी का अपना पर्सनल हाईकोर्ट है? चंडीगढ़ का किसके साझे में है? अच्छा, अंडमान निकोबार कहाँ जाते हैं? कलकत्ता। केरल जाता है लक्षद्वीप। और पौंडीचेरी किसके साथ साझा दिखाता है? चेन्नई के साथ, जिसको आप मद्रास कहते हैं। 3 ओल्डेस्ट हाईकोर्ट में सबसे पुराना, और अगर कहें सबसे नया, अमरावती किसका है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट वैसे किस सन में बन गया था? ये राज्य कब बन गया था? लेकिन अब जो अमरावती का हाईकोर्ट है वो कब बना है? कलकत्ता हाईकोर्ट कब बन गया था? आज़ादी के बाद 48 में 2 हाईकोर्ट बने। कौन कौन से? एक गुवाहाटी वाला और एक उड़ीसा वाला। 49 में बना राजस्थान वाला। ये गुजरात वाला कब बना? जब ये अलग हुए। कब अलग हुए ये? 1960 में। दिल्ली हाईकोर्ट कब अलग बना? 66 में। कौन से 2 हाईकोर्ट बने होंगे? एक चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और एक दिल्ली में। सबको क्लियर हो गई ये बातें? कितने स्टेट्स के हाईकोर्ट कैपिटल में नहीं है? जबलपुर में किसका है? एमपी हाईकोर्ट। और कटक में किसका है? उड़ीसा का। इलाहाबाद में किसका है? यूपी का। एर्नाकुलम जिले में किसका है? केरल का। चेन्नई हाईकोर्ट तो कैपिटल में किस किसका है? वो पूरा तमिलनाडु और पौंडीचेरी का। अंडमान निकोबार का किसके साझे में है? ऊपर की तरफ कलकत्ता। कलकत्ता में कौन कौन से हाईकोर्ट, मतलब कौन सा टेरिटरी है? पूरा बंगाल और अंडमान निकोबार। महाराष्ट्र की टेरिटरी किसके में आती है? बंबई। महाराष्ट्र बंबई हाईकोर्ट में कितने एरियाज कवर करता है वो? कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट अब कितने एरियाज देख रहे हैं? 2, एक जम्मू कश्मीर और एक लेह लद्दाख। अकेला दिल्ली क्या है जिसका अपना पर्सनल हाईकोर्ट है? क्लियर हो गया सबको ये? बहुत बढ़िया। अब नीचे देखो, उच्च न्यायालय का संगठन कैसे बनते हैं ये। पहले संगठन से पहले आप ना ये इसका शक्तियां और ये पढ़ लेते हैं। चलो, न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ाई देती हूँ, उसको पहले समझा दूँ 5 मिनट में, फिर देख लेते हैं। अब हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, देश में सबसे बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें 1 प्लस कितने जजेस हो सकते हैं? 33। अभी हमने वो नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा हाई कोर्ट। 1 प्लस हमें भी नहीं पता, सबके सेम है या अलग अलग? किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जनसंख्या। और कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हट गया, रिटायर हो गया, 62 में रिटायर हो जाते हैं ये, रिटायर हो गया तो नया हाई कोर्ट में जज बनाना है चीफ जस्टिस, तो कौन बनाएगा? तो इसका एक प्रोसेस है, राष्ट्रपति बनाएगा। तो लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति सीजेआई को बुलाएगा। सर आप सबसे बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, आपके अंडर आते हैं 25 हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हट गया, आपसे सलाह करनी है, क्योंकि वो सब इसके नीचे काम करते हैं। तो राष्ट्रपति किसको बुलाएगा? सीजेआई को। फिर सीजेआई कहेगा कौन से हाई कोर्ट से हटा, तो मान लीजिए कहते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो यहाँ के राज्यपाल को अगर कोई है तो बुलाया जाएगा, या प्रशासक या जो भी एलजी है, ये 3 आदमी बैठेंगे। राष्ट्रपति की तो है ही जिम्मेदारी, ये सीजेआई से पूछेगा और राज्यपाल से, क्योंकि इसके ही राज्य में जाके वो काम करेगा और वो इसके सामने ही जाके शपथ लेगा, तो उसको पता होना चाहिए ये आदमी आएगा अब मेरे यहाँ शपथ लेने। ये 3 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे और उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, वो 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो एडवोकेट के रूप में, या 10 साल न्यायिक कोई काम किया हो, जो उनको पूरा करता होगा। और ज्यादातर कोशिश करते हैं नीचे वालों में से यहाँ पहुंचा देते हैं, वैसे ये तरीका होता है बनाने का। इनमें से जो सबसे समझदार होगा ना, एक्सपीरियंस होगा, उसको यहाँ एंट्री कराते हैं हमेशा, सीधे उठा के किसी को हाईकोर्ट का जज नहीं बनाते। पर फिर भी मान लो हट गया तो राष्ट्रपति किससे पूछेगा? सीजेआई से, राज्यपाल से, और इस एक को बना देगा। अब मान लो ये एक नीचे वाले क्वेश्चन मार्क में से बना, इनकी सीट खाली हो गई, इसको फिर से भरना है, तो राष्ट्रपति फिर किसको बुलाएगा? सीजेआई को। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बुला लेगा, आप बता दीजिए आपके अंडर काम करेगा वो आदमी, किसको रखें जिसको आप भी सहमत हो, हाँ भाई ठीक है मेरे अंडर सबॉर्डिनेट के रूप में मेरे काम करेगा, मेरी हेल्प कर देगा। अब राज्यपाल से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यपाल बराबर है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, जैसे राष्ट्रपति किसके बराबर था? सीजेआई के। राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता था? सीजेआई की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये दोनों टक्कर के हैं, एक कार्यपालिका का प्रधान है, एक न्यायपालिका का। सेम ऐसे ये दोनों टक्कर के हैं, राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जब इसको बनाएंगे ना तो इससे पूछेंगे कि सर किसको बनाया, आपकी बराबरी का आदमी है। लेकिन जब इसके नीचे काम करने वाले बनाने हैं तो इसको पूछने की जरूरत नहीं है, फिर राष्ट्रपति सीजेआई से और उस संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ के और नीचे हाई कोर्ट्स में भर्ती कर लेगा। बस कंडीशन पूरी करनी होनी चाहिए, मैं 10 साल ऐसे कर रखा हूं, 5 साल ऐसे। समझ में आ गई ये बात? इन सबकी सैलरी भी इसी हिसाब से है जैसे इनका रैंक बताया। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक आदमी होता है सीजेआई,
33 लोग होते हैं अदर जजेस, फिर आता है हाई कोर्ट, इसमें एक होता है चीफ जस्टिस, बाकी नीचे होते हैं अदर्स। तो जो सीजेआई है ना, इसकी सबसे बढ़िया सैलरी है, सरकार जो देती है वो है 2,80,000 रुपए। ये सरकार इसको हर महीने के देती है। इसके नीचे जो बाकी जजेस हैं 33 जजेस, उन्हें मिलते हैं 2.5 लाख रुपए। 30,000 का अंतर है। जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाले जजेस होते हैं ना 33, 1+33 में, इनका रैंक इस एक के बराबर है, यानी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बराबर है सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाले जजेस के। तो इन दोनों की सैलरी बराबर रखी गई 2.5 लाख। इनको थोड़ा नीचे माना जाता है तो ये 2.25 लाख है, यानी 280 से 2.25 लाख रुपए के बीच में सारे जजेस को रुपए मिलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ऊपर बैठा एक आदमी है, इसको 280, हाई कोर्ट के ऊपर वाले और सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाले बराबर हैं, हाई कोर्ट के नीचे वाले को 25,000 रुपए कम मिलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? 280, 2.5, 2.5, 2.25, ये इनका स्लैब है। चलो बस लास्ट आज का कर लेते हैं, प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। पेज 202 पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। पहला पॉइंट पढ़ो। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को। ये सर्कल लगा लो, संख्या राष्ट्रपति, ये दिमाग में बैठा लेना, तुम्हें लिखवा भी दिया मैंने, ये संख्या राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब हाई कोर्ट का मुख्य है तो बताओ कौन कौन होगा? हाई कोर्ट का मुख्य है तो कौन आएगा? राष्ट्रपति। किसको लाएगा? सीजेआई, उस राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल से क्यों पूछ रहा है? उसकी बराबरी का है भाई, तेरे साथ इसको हम लोग कंसीडर करें। ये टिक कर लो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करेंगे। और अन्य की नियुक्ति, क्या अन्य में पूछेंगे राज्यपाल से? जरूरत नहीं है, बस उससे पूछ लेंगे। अन्य की नियुक्ति में राज्य के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लेना होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आपकी जो ये मोदी जी की सरकार जब नई नई आई थी ना 2014 में, तो पता है इन्होंने आते ही क्या किया? इन्होंने आते ही तुरंत उसी साल में 2014 में एक अमेंडमेंट किया 99वां, और कहा अब के बाद जजेस को भी हम डिसीजन लेंगे कैसे बनाना है। आपके संविधान ने कह रखा था कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मोदी जी ने अमेंडमेंट करके कहा अब के बाद एनजैक से भर्ती होंगे। एनजैक का मतलब नेशनल जुडिशरी जो सर्विस है ना आपकी, जुडिशरी को एक कमीशन बना देंगे जो इनको नौकरी देगा। तो ये गलत था और आपकी न्यायपालिका में ये बात बहुत बड़ी बन गई कि ये कौन है जो हमें अपॉइंटमेंट देंगे। भाई जुडिशरी को अपॉइंटमेंट देने वाला कमीशन किसने कहा पढ़ा कि होना चाहिए? तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का विरोध किया और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया। उन्होंने भारत सरकार के ऊपर केस डाल दिया कि आपने ऐसा कैसे कर दिया कि हमें आप बताएंगे कि हम कैसे जज लगाएंगे। और ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो सुप्रीम कोर्ट अपने पक्ष की बात कर रहा है, सरकार अपनी दलील दे रही है कि हमने क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने कोई भी कैसे टिकेगा? फाइनली इनको हारना पड़ा और ये कहा गया कि एनजैक गलत है। और सरकार ने जो ये डिसीजन लिया, अमेंडमेंट किया, जिसमें लोकसभा के साइन है, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, इसको पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। 2000 की बात है ये, 2015 की, और ये आप 1950 से देख रहे हैं संविधान लागू है। इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था आज तक कि किसी अमेंडमेंट को पूरी तरह खत्म किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पक्ष में इस अमेंडमेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया। तो जो ये किस्सा है ना कि भाई ये किसानों का बिल अब माफ नहीं होगा क्योंकि किसानों के लिए कानून पे किसके साइन हो गए हैं? राष्ट्रपति ने पिछले साल ही कर दिए थे सितंबर में। नवंबर में जब ये लोग बैठे हैं ना किसान बंधु धरने पे, उससे पहले तो लोकसभा पारित कर चुकी, राज्यसभा राष्ट्रपति के साइन। इसका मतलब ये क्या बन चुका है? कानून। इसको अब ये जो कह रहे हैं ना कृषि बिल, अब रियलिटी ये है कि ये कानून बन गया। सरकार जिस दिन चाहेगी अप्लाई कर देगी। वो तो बस थोड़ा विरोध बड़े स्तर पे इसलिए नहीं कर रही, अदरवाइज सरकार के पार्ट पे कानून पूरी तरह फाइनल हो चुका, साइन होने बाकी नहीं है। ये लेट बैठे, उससे पहले उस पर साइन हो गए थे। लेकिन अगर इसको देखें तो इस पे भी साइन कर दिए थे राष्ट्रपति ने, ये भी लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया। जब अपने पे बात आई, एनजैक को पूरी तरह खत्म करवा दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिसको आप कह रहे हैं कि कृषि बिल माफ नहीं होंगे, तो 99वां अमेंडमेंट भी तो पूरी तरह निरस्त किया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको भी अगर कंडीशन ऐसी बनी तो इसको वापस लेना पड़ सकता है सरकार को। ले ना ले वो उसके ऊपर है, लेकिन आपके देश में उदाहरण भरे पड़े हैं। 99th अमेंडमेंट 100% वापस लिया था, एक भी लाइन भी इसकी बची नहीं है। वैसे वापस लेते हैं कुछ हिस्सा, ये पूरी तरह निरस्त करवा दिया। कौन सा अमेंडमेंट था ये? लेकिन ये बात किसके हक की थी? सुप्रीम कोर्ट के। अब हक की बात है किसानों के, तो वो उनको तवज्जो दें या ना दें। लास्ट पॉइंट बस टिक कर लो, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। 203 मंडे को 99वां संविधान संशोधन, इसको अंडरलाइन कर लो 99वां, और आगे पढ़ो। 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजैक लिख लो, NJAC, एनजैक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। फिर पढ़ो 2014 द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने, अंडरलाइन करना, 99वां संविधान संशोधन NJAC एक्ट दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? ये एनजैक नहीं है संवैधानिक, गलत है, इलीगल है, जिसके परिणाम स्वरूप पुराना कॉलेजियम सिस्टम पुनः अस्तित्व में आ गया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस केस में दिया। लास्ट लाइन टिक कर लेना, न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायपालिका की स्वायत्ता को प्रभावित करेगा, ऑटोनॉमी को, ऐसा दलील दी सुप्रीम कोर्ट ने। और इससे अगला बस लास्ट टिक कर लो, मुख्य न्यायाधीश को अधिकार दिया गया वो आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर किसी हाई कोर्ट के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को तदर्थ या एडहॉक जज के रूप में बुला सकता है। तो कौन सा अमेंडमेंट पूरी तरह खत्म करवा दिया गया? ये किसके खिलाफ था? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कमीशन बना रहे थे, किस नाम से? एनजैक। आज कॉलेजियम व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं।